हाय, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अक्टूबर 2020 का महाराष्ट्र स्पेसिफिक, महाराष्ट्र विशेष करंट अफेयर जो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। किसके लिए? सबसे पहले स्टेट सर्विस यानी राज्य सेवा के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, पुलिस भर्ती एग्ज़ाम जो होने वाली है उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, तलाठी की जो एग्ज़ाम होगी उसमें भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी महाराष्ट्र स्पेसिफिक एग्ज़ाम होंगी उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। हमेशा मैं करंट अफेयर एमसीक्यूज़ के माध्यम से रखने की कोशिश करता हूँ ताकि ज़्यादा इसमें मैशअप या जिसको मराठी में बोलते हैं गोंधड़ ना हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मुंबई मेट्रो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए ऋण को मंजूरी दी है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहली बात तो इसके उपरोक्त तो दोनों सही हैं, ये इसका आंसर है। और आपको एनडीबी पता होना चाहिए, मीन्स क्या? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? तो इसको बनाया है ब्रिक्स देशों ने मिलके, BRICS। बी स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, आर स्टैंड्स फॉर रशिया, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, सी चाइना एंड एस साउथ अफ्रीका। इन देशों ने मिलके बनाया है। इन्होंने दरअसल एक फंड इकट्ठा किया, ये फंड इकट्ठा किया और इस फंड से बैंक की स्थापना की ताकि ये लोन दे सकें। किसको? जैसे अगर ब्रिक्स के किसी कंट्री को लोन की रिक्वायरमेंट है किसी प्रोजेक्ट के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, तो उसको दिया जाएगा। बाहर के देशों को भी कुछ लोन इसमें से दिया जाता है। तो ऐसा ही हमारा प्रोजेक्ट है मुंबई मेट्रो का। इसमें दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट का भी जिक्र है, बट सिंस हम लोग महाराष्ट्र स्पेसिफिक करंट अफेयर देख रहे हैं तो हम मुंबई मेट्रो पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो मुंबई मेट्रो को कितना लोन दिया गया? वो दिया गया 1760 करोड़ रुपए अभी फ़िलहाल में दिए गए, इतने को मंजूरी दी है। दूसरा, MMRDA, ये आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा, MMRDA, जहाँ पे मुंबई मेट्रो का काम चल रहा है खासकर। ये MMRDA क्या है? ये एक अथॉरिटी है जो मेट्रो निर्माण का कार्य करती है। इसका फुल फॉर्म होता है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो लोन मिला है 1760 करोड़ का जो अमाउंट मिला है, ये किसको जाएगा? ये किसके थ्रू खर्च होगा? MMRDA के थ्रू। MMRDA ही वो अथॉरिटी है जो मेट्रो निर्माण का कार्य कर रही है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों सत्य हैं। और NDB का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? शंघाई में है। शंघाई जो चीन का एक शहर है। आगे बात करते हैं। सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए देश में कई एक्सप्रेसवे योजनाएं चल रही हैं। इनमें सबसे लंबा, याद रखिए, सबसे लंबा दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे शामिल है जिसे डैश तक पूरा किया जाना है। तो इसका आंसर होगा 2024 तक इसको पूरा किया जाएगा। अब इसमें एक दो शब्द हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सड़क के बुनियादी ढांचे। अब ये सड़क का बुनियादी ढांचा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देश में जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी उतना ही, जैसे ये हमारा भारत है, ये है हमारा प्यारा भारत, इसमें जितनी कनेक्टिविटी एक जगह से दूसरी जगह के लिए होगी उतना ही अच्छा है। जैसे यहाँ से आपको लाके कुछ यहाँ सेल करना है, यहाँ से लाके आपको यहाँ सेल करना है, तो रोड अच्छे होंगे तो ही वो अच्छा है, अदरवाइज़ उसको लाने में ही बहुत टाइम चला जाएगा, आपके रिसोर्सेज चले जाएंगे। इसके लिए एक बहुत अच्छा कोट है, वो ये है कि अमेरिका अमीर है इसलिए वहाँ पे रोड बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। वहाँ पे रोड बहुत अच्छे हैं इसलिए अमेरिका अमीर है। ये अमेरिका के किसी व्यक्ति ने कहा है अमेरिका के बारे में कि अमेरिका अमीर है इसलिए वहाँ पे रोड अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वहाँ पे रोड बहुत अच्छे हैं इसलिए अमेरिका अमीर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है ये। तो इसी पे हमारा देश, यानी हमारी जो सरकार है, वर्तमान सरकार या पहले की भी सरकारों के बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना, बट हाँ, सरकारें इसको लेके सजग हैं और वो क्या कर रही हैं? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क डेवलपमेंट काम कर रही है। 2024 तक ये पूरा हो जाना है। इसके बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैप है किसका? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। ये है दिल्ली और ये है हमारा मुंबई। और मुंबई से अगर आप चलेंगे तो ये आपके
सामने मार्ग रहा ऐसा। आप पहले जाएंगे किस में, गुजरात में। गुजरात के बाद आप कहाँ पे जाएंगे, ये मध्य प्रदेश है, इतना मध्य प्रदेश के रतलाम से होते हुए फिर आप जाएंगे किस में, राजस्थान में। राजस्थान से जाने के बाद आप फिर किस में जाएंगे, ये गुड़गांव यानी हरियाणा है, और फिर आप दिल्ली पहुँचेंगे। इतने राज्यों से आपको गुजरना होगा। इसके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, और वह इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम। वही क्वेश्चन है, सेम चीज़ें 2024 तक पूरा किया जाना है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 5 पशु ओवरपास या पशु पुल होंगे जिसकी कुल लंबाई 2.5 किलोमीटर होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पशु पुल और पशु ओवरपास क्या है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले इस जगह का नाम देख लीजिए, ये जगह पे बनेंगे वो, ये राजस्थान में रणथंभौर और मुकुंदरा वन्य जीव अभ्यारण्यों को जोड़ेंगे जो प्रत्येक 500 मीटर के अंतराल पर होंगे। अब देखिए 2.5 किलोमीटर, इसमें 5 बनने वाले, तो 2.5/5 किया तो ये कितने जगह में बनेंगे, प्रत्येक 500 मीटर पे नहीं आ जाएंगे क्या, 500 मीटर पे, ये किलोमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा, यानी हर आधे किलोमीटर पे ये बनेंगे। अब ये है क्या, इसको समझिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा रणथंभौर, ये राजस्थान है, और ये है हमारा महाराष्ट्र। यहाँ पे आपको देखना है, ये है महाराष्ट्र, ठीक है, ये महाराष्ट्र की बॉर्डर है, इधर ये मध्य प्रदेश है, ठीक। अब यहाँ से अगर हम गए तो ये राजस्थान है, इसमें आपको यहाँ पे दिखेगा रणथंभौर, और यहाँ पे दिखेगा क्या, मुकुंदरा। ये राजस्थान है, ये रणथंभौर, सॉरी रणथंभौर और ये मुकुंदरा। इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, वो यहाँ से यहाँ जाते आते रहते हैं, और जब वो जाएंगे आएंगे, यहाँ से यहाँ इनको जाना है या इधर जाना है, और बीच में रोड आ गया, तो रोड में तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा, स्पीड भी वाहनों की बहुत रहेगी, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। स्पीड के अलावा और क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे जानवर आके बीच में खड़े हो जाते हैं, तो आपकी गाड़ी तो रुक गई, तो आपका टाइम भी वैसे ही जाएगा, और ऐसे तो वहाँ पे बार बार हो सकता है, क्योंकि वो तो वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसको रोकने के लिए सरकार यहाँ पे क्या कर रही है कि हम 5 पशु पुल बनाएंगे। पशु पुल मीन्स क्या, पुल को वहाँ से थोड़ा ऊपर कर दिया, नीचे से जगह रहेगी, तो जानवर आराम से इधर से इधर गुजर सकेंगे 500 मीटर की दूरी पे। 500 मीटर की दूरी पे से 5 बना लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस किस को जोड़ेगा, रणथंभौर और मुकुंदरा, इन दोनों को ये जोड़ेगा। तो इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था। ये पुल नीदरलैंड के वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग से प्रेरित होंगे। ये राजस्थान में रणथंभौर मुकुंदरा वन्य जीव अभ्यारण्यों को जोड़ेंगे जो प्रत्येक 500 मीटर के अंतराल पर होंगे। यानी इसका भी आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके संबंध में और भी तथ्य दिए गए हैं। दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। 1320 किलोमीटर की ग्रीनफील्ड परियोजना मुंबई से दिल्ली की यात्रा में लगने वाले समय को 24 घंटे से घटाकर 13 घंटे कर देगी, यानी लगभग आधा कर देगी। इसकी अनुमानित लागत 890 करोड़ रुपए होगी। पहले अभी कितना टाइम लगता है मुंबई से दिल्ली जाने को, काफ़ी टाइम लग जाता है, और अगर आप इसके थ्रू जाएंगे तो डेफिनेटली कोई ट्रैफिक भी नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो डिस्टेंस है ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, तो इससे जो टाइमिंग है आपका कम हो जाएगा। इसके अलावा और भी इसमें डेटा दिया हुआ है। यह हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरेगा, वो मैं आपको मैप में बता चुका हूँ। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों सत्य हैं, यानी ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। आगे बढ़ते हैं। गिद्ध संरक्षण 2020-2025 की कार्य योजना के अनुसार नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने कौन से राज्य में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या उपरोक्त सभी में। तो पहली बात तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी में। इसमें हमारे महाराष्ट्र का भी नाम है, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि गिद्ध संरक्षण 2020-2025 की कार्य योजना बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और ये होती क्या है। तो आपको पता होगा गिद्ध पहले हमें आसानी से दिखाई दे जाते थे, अब हमें गिद्ध दिखाई नहीं देते। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि कुछ केमिकल्स इतने खतरनाक हैं
कि वो गिद्धों के तक पहुंच जाते हैं। और आप सोच रहे होंगे गिद्धों के तक कैसे पहुंचेंगे, समझना, आपने उन केमिकल को उपयोग किया किसके ऊपर, जानवरों के ऊपर। अब जानवर को कौन खाता है, गिद्ध खाते हैं। तो जानवरों से वो केमिकल किसको, गिद्ध को ट्रांसफर हो गए और उसमें गिद्ध की मौत हो जाती थी। जैसे कुछ पेन किलर थे, डाइक्लोफिन करके एक था, उससे बहुत सारे गिद्धों की मौत हो गई। और कुछ दिन तो गवर्नमेंट को और वाइल्ड लाइफ वालों को ये समझ ही नहीं आया कि इतने सारे गिद्ध आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे और उनकी डेथ हो क्यों रही। फिर बाद में पता चला कि ये जो पेन किलर है ये काफ़ी डैमेज कर रही है गिद्धों को। ऐसा बोलते हैं कि उनकी किडनी खराब कर देती थी गिद्ध की। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने वो जो मेडिसिन थी उसको बंद की और बीच बीच में इसके लिए योजनाएं भी चलाई। और ये लेटेस्ट योजना है 2020-2025 यानी 5 साल के लिए। और इस योजना में हम क्या करेंगे, गिद्धों का संरक्षण करेंगे, उनके लिए प्रजनन केंद्र स्थापित करेंगे, संरक्षण करेंगे, प्रजनन केंद्र स्थापित करेंगे। तो वो प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ कहाँ पे, ये इतने राज्य हैं 6, उसमें से एक हमारा महाराष्ट्र भी है, इस जगह पे भी स्थापित किया जाएगा। और इसके बारे में डेटा है वो भी देख लीजिए। गिद्ध संरक्षण 2020-2025 के लिए कार्य योजना के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। तो पहला, यह योजना विशेष रूप से 3 जिप्स प्रजातियों की घटती आबादी को रोकना है, जो ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड गिद्ध, स्लेंडर बिल्ड वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर, 3 मुख्य प्रजातियों को आपको रोकना है जो कि एलिमिनेट होने की कगार पे खड़ी है, जो कि काफ़ी खतरे में है, एंडेंजर्ड है। तो अगर आप इन तीनों का नाम याद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, जिप्स प्रजाति इतना ध्यान रखना है। ये भी अगर आपने किया, इसी में ये 3 आती जो भारत में मेनली 3 पाई जाती। इनकी आबादी को रोकने के लिए हम ये क्या कर रहे हैं, योजना बनाएंगे। दूसरा, नए न्यू वेटरनरी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, दवाओं को उनके वाणिज्यिक उपयोग से पहले गिद्धों पर परीक्षण किया जाएगा। ये दवा किस काम में आती है, ये मेनली जानवरों को यानी पशुओं को दी जाती है। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो नॉन स्टेरॉइडल ये मेडिसिन है। और ये दवाएं जब भी उन्हें दी जाएंगी या उनको कोई दवा नई आई मार्केट में, उसको आपको कमर्शियली यूज़ करना है, बहुत सारे जानवरों को आपको देना है। तो आप पहले उसका क्या करेंगे, गिद्धों पे परीक्षण करेंगे। एक गिद्ध पे परीक्षण करेंगे, सभी को पकड़ के नहीं तो क्या मतलब मिलेगा। एक गिद्ध पे आपने परीक्षण किया और देखेंगे कि ये इसके ऊपर कोई बैड इम्पैक्ट तो नहीं डाल रहा है। और अगर वो बैड इम्पैक्ट डालेगा, कौन सा, न्यू वेटरनरी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, अगर उसने गिद्ध पे इम्पैक्ट डाला तो उसको बैन कर देगी गवर्नमेंट। तीसरा, गिद्ध आबादी का अधिक सटीक अनुमान लगाने के लिए समन्वित राष्ट्रव्यापी गिनती अभियान चलाया जाएगा, जिसमें वन विभाग, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत सारे रिसर्च संस्थान ये शामिल होंगे। यानी इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी सत्य है। तो इसमें जो काम का है वो ये है कि 3 प्रजातियों को बचा रहे हैं। इसके अलावा ये दवाई का नाम आपको याद करना है। बृहन मुंबई महानगर पालिका और गूगल ने गूगल मैप्स पर मुंबई में डैश चिन्हित करने के लिए सहयोग किया। तो इसका आंसर है कंटेनमेंट जोन। अब जब भी मैं कंटेनमेंट जोन हमारे सामने कोई शब्द आता है तो हमें एक ही चीज़ समझ में आती है, वो आती है कोविड-19। कोविड-19 में क्या हुआ है, जहाँ पे ज़्यादा केसेस उसको बोला जाता है क्या, कंटेनमेंट जोन, जहाँ पे भी ज़्यादा केसेस हो जाते हैं। तो मुंबई तो हॉटस्पॉट बना हुआ था, तो यहाँ पे तो कंटेनमेंट जोन बहुत सारे थे। तो अगर कोई नया बंदा, मान लीजिए ये कंटेनमेंट जोन है इतना, और कोई नया बंदा इसमें एंटर कर रहा है, तो उसको तो पता नहीं कि भाई ये कंटेनमेंट जोन है, इसमें मुझे जाना नहीं चाहिए। और हो सकता है वो इस दौरान अपना मास्क निकाल दे, या किसी से बात करने लगे, या उसके बहुत करीब चला जाए, ये भी तो पॉसिबल है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, गूगल मैप्स जो हम देखते हैं उसके ऊपर जो भी कंटेनमेंट जोन होगा, उस मैप के ऊपर ऐसा शेडेड पोर्शन होगा, छायांकित शेडेड पोर्शन, ताकि उसको दिख जाए कि भाई ये कंटेनमेंट जोन है, यहाँ पे मास्क भी नहीं उतारना, ज़रूरी प्रिकॉशंस लेनी, ताकि उससे कोविड-19 फैलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाए।
तो ये समझौता किस किस के बीच में हुआ है? गूगल के साथ में और बीएमसी ने किया है, बृहन मुंबई महानगर पालिका। बृहन मुंबई महानगर पालिका और गूगल ने, वही है। इसके बारे में कौन सा तथ्य सही है? जो पिछली स्लाइड थी वही है। तथ्य देख लीजिए, इससे नागरिक यात्रा करने से पहले किसी क्षेत्र की सुरक्षा का निर्धारण कर सकेंगे। कंटेनर क्षेत्रों को गूगल मानचित्र पर ग्रे में छायांकित किया जाएगा। छायांकित क्षेत्रों को कोविड-19 के रूप में लेबल किया जाएगा। उपरोक्त दोनों सत्य हैं, तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों सत्य हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर किसी व्यक्ति को उस एरिया में जाना है तो वो ये सुनिश्चित कर ले कि वो कंटेनमेंट जोन में ना जाए, ताकि क्योंकि उसको गूगल मैप के ऊपर दिख रहा है। अच्छा, अब ये गूगल को पता कैसे चलेगा कि भाई ये कंटेनमेंट जोन है? क्योंकि गूगल कोई अंतर्यामी तो है नहीं, तो उसको ये डेटा बीएमसी ही अवेलेबल कराएगा। बीएमसी बोलेगा कि इसको आप कंटेनमेंट जोन शो करिए, तो गूगल मैप्स उसको क्या करेगा? कंटेनमेंट जोन शो करेगा। कंटेनर क्षेत्रों को गूगल मानचित्र पर ग्रे में छायांकित किया जाएगा, ऐसा डैश डैश करके दिखाया जाएगा, और उसके ऊपर लिखा भी होगा कोविड-19 कंटेनमेंट जोन, ताकि आपको अच्छे से समझ जाए, आप होशो हवास में रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की महिला और बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर ने एक डिजिटल मंच डैश लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य राज्य के स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना है। तो एक तो आपको डेटा ये याद करना है कि महिला एवं बाल विकास या महिला एवं बाल कल्याण मंत्री महाराष्ट्र की कौन है? यशोमती ठाकुर। और इन्होंने एक डिजिटल मंच लॉन्च किया है। अब ये डिजिटल मंच का नाम क्या है? पहले तो नाम देख लीजिए, ये है तरंग सुपोषित महाराष्ट्र। ये डिजिटल मंच है। इसके तहत आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, और वो हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल करना है। तो ये किसके लिए? सिर्फ स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि प्रेग्नेंट वीमेन के लिए भी, जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए भी। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, जब भी महिलाएं गर्भवती होती है उन्हें एक विशेष प्रकार का ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशनल खाना खाने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं, और वो ज़रूरी भी है, ताकि उनको भी कोई डैमेज ना हो, उनके शरीर को कोई नुकसान ना हो, और जो होने वाला बच्चा है वो भी स्वस्थ जन्म ले। इसके लिए हम क्या करते हैं? सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चलाती है ताकि गर्भवती महिलाओं को प्रॉपरली खाना मिले, उनको न्यूट्रिशनल फूड मिले। इसीलिए जब वो प्रेग्नेंट रहती है तभी आंगनवाड़ी केंद्र का नाम आपने सुना होगा, आंगनवाड़ी केंद्र। आंगनवाड़ी केंद्र में वो बहुत सारा खाने का सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। खाने के सामान के अलावा कौन सा वैक्सीनेशन को किस टाइम पे कराना है वो भी वो इन्फॉर्म करते हैं। तो इन सब के लिए अब आपको एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया गया। इस हेल्पलाइन पे आपकी अगर कोई क्वेरी है, कोई आपकी इंक्वायरी है, तो आप पूछ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि मैं कौन से आंगनवाड़ी केंद्र में जाके मेरे बच्चे को वैक्सीनेशन करा सकती हूँ, या फिर मुझे अगर न्यूट्रिशनल फूड चाहिए या मेरे बच्चे के लिए न्यूट्रिशनल फूड चाहिए तो किस जगह पे जाना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर कोई महिला चाहे तो वो इस हेल्पलाइन नंबर से, इस डिजिटल मंच से पूछ सकती है। इसका नाम है तरंग सुपोषित महाराष्ट्र, नाम इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण लॉन्च किया है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि संपत्ति कार्ड है क्या। तो संपत्ति कार्ड में पहले हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं। स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या? सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। अब ये हमें सब करने की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी? तो शहर में तो ठीक है, रिकॉर्ड रहते हैं, किसी का घर है तो उसकी रजिस्ट्री रहेगी या उसका और भी चीज़ें होती है, एविडेंस रहता है। बट गांव में क्या होता है, अक्सर जहाँ तक मैं जानता हूँ 60 to 70% लोगों के पास वो जिस घर में रह रहे होते हैं उसका कोई एविडेंस उनके पास नहीं होता। कोई उनके पास, जिसको एक साधारण भाषा में बोलते हैं पट्टा पावती, या फिर महाराष्ट्र में उसको बोला जाता है 7/12, ये उसका कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं होता 60 to 70% लोगों के पास। तो आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, ना रहे ना ही सही, बट उसका ड्रॉबैक होता है। और वो ड्रॉबैक क्या होता है? जब भी कोई लोन लेने के लिए आप जाते हैं तो आपसे क्या मांगा जाता है? गारंटर। अब अगर गारंटर मांगा
तो आपके पास अगर उनके कागजात नहीं है, जो आपके पास घर है, जो आपके पास प्रॉपर्टी, उसके ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो आप उनको क्या गारंटर देंगे? तो इसके लिए सरकार क्या लेके आई है? संपत्ति कार्ड योजना। जो भी आपका घर है उसका आपको एक कार्ड बना के देगी गवर्नमेंट कि भाई इतनी इतनी इनकी प्रॉपर्टी है, तो जब भी आप कोई बैंक से लोन लेने जाएंगे या कोई गारंटर की रिक्वायरमेंट होगी तो आप उस संपत्ति कार्ड को रख सकते हैं। तो इसको किस योजना के तहत लाया गया है? स्वामित्व। स्वामित्व मतलब क्या? आपको स्वामी बनाया जा रहा है आपकी जमीन का, ये है स्वामित्व। स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या? सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इसके लिए क्या किया जाएगा? ऐसा नहीं है कि आपका पहला रिकॉर्ड है और आपका कोई ज़्यादा रिकॉर्ड चेक नहीं किया जाएगा और आपको संपत्ति कार्ड दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं। इसके लिए बाकायदा ड्रोन्स का यूज़ करेंगे। ड्रोन्स, वो ड्रोन्स क्या लेंगे? इमेजेस लेंगे, वीडियोस लेंगे कि हाँ भाई इसकी कितनी लेंथ का ये घर है, इसमें और अदर एरिया कितना है, ये सब चेक करने के बाद फिर आपको संपत्ति कार्ड बना के दिया जाएगा। तो ये कहाँ पे लागू किया गया है? उसमें एक हमारा महाराष्ट्र भी है। यह हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। आगे भी लिखा है संपत्ति कार्ड धारक विभिन्न प्रकार के लोन ले सकेंगे। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सकते हैं। आगे थोड़ा सा इंटरनेशनल अफेयर है। चिली भारत ने पहली जॉइंट कमीशन मीटिंग आयोजित की है। इस संबंध में कौन सा तथ्य सही है? अब आपने पहले कभी नाम नहीं सुना होगा चिली का, ठीक है। ये एक देश है जिसके भारत के साथ उतने ज़्यादा अच्छे संबंध, मतलब संबंध थे ही नहीं ज़्यादा, वो बहुत दूर का सुदूर देश है। बट अभी सभी को पता है कि भारत की जो पावर है वो दिनादिन बढ़ती जा रही है। सभी जानते हैं, अभी जब से हमने ये कोविड-19 की वैक्सीन्स लोगों को, बहुत सारे कंट्रीज़ को फ्री में दिया, तब से भारत की और भी साख बढ़ी है। और जितना मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में भारत की और वैल्यू बढ़ने वाली है। तो बहुत सारे देश फिर इंटरेस्ट लेने लगे भारत के साथ संबंध स्थापित करने के लिए। तो उनमें से एक चिली भी है। तो इसकी पहली जॉइंट कमीशन मीटिंग आयोजित की गई और वो एक वर्चुअल मीटिंग थी। उसके बारे में कुछ तथ्य दिए गए। तो पहला वाला तथ्य, उपरोक्त सभी सत्य है, ये इसका आंसर होगा। इसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री जयशंकर तथा उनके समकक्ष एंड्रेस अल्लामंद जवाला ने की है। दोनों ने इसको को चेयरमैन थे इसके, ये भी थे विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी और दूसरे उनके समकक्ष एंड्रेस अल्लामंद जवाला, ये चिली के विदेश मंत्री। चिली ने अपनी विदेश नीति में भारत को प्राथमिकता वाले देश के रूप में नामित किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी उसने प्रायोरिटी पे रखा है। दूसरा, चिली मुंबई में महावाणिज्य दूतावास खुलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आपको याद रखना है। मुंबई में महावाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। अब ये महावाणिज्य दूतावास क्या है? जैसे उसमें लिखा है वाणिज्य, वाणिज्य मीन्स क्या? बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको कोई काम कराना है चिली में, या कोई मान लीजिए समझौते करने हैं, तो ये सब चीज़ें कहाँ पे? महावाणिज्य दूतावास में देखी जाती है। दूतावास का मतलब क्या? जैसे दिल्ली में आपने देखेंगे सारे देशों के दूतावास आपको मिलेंगे। जैसे चाइना का दूतावास यहाँ पे मिलेगा। दूतावास का मतलब क्या? उनका एक रिप्रेजेंटेटिव परमानेंटली भारत में रहता है, उसको बोलते हैं दूतावास। ऐसे ही भारत का दूतावास आपको पाकिस्तान में मिलेगा, रशिया में मिलेगा, सभी जगह पे मिलेगा। और वो जो दूतावास हैं, अगर आपको मान लीजिए ब्रिटेन से कोई बात करनी इमीडिएटली, तो आप ऐसा थोड़ी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास जाएंगे या ब्रिटेन जाएंगे तब बात करेंगे। इससे बेटर आप क्या करते हैं, वहाँ का यहाँ पे जो हाई कमीशन होता है उससे आप बात कर लेते हैं। तो ऐसा ही चिली का महावाणिज्य दूतावास कहाँ पे खुलने वाला है? तो ये खुलने वाला है मुंबई में। दोनों पक्ष व्यापार और वाणिज्य, कृषि, स्वास्थ्य और अनेक क्षेत्रों में अपने संबंधों को बढ़ाने पर सहमत हुए। बहुत सारे क्षेत्र हैं, मैंने बहुत सारे तो काट भी दिए, इतना सब की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं। यानी कुल मिला के कॉपरेशन करना है। और इनका नाम आपको पता होना चाहिए, समकक्ष एंड्रेस अल्लामंद जवाला, ये इनका नाम है, विदेश मंत्री चाइना के, और मुंबई में उनका वाणिज्य दूतावास खुलेगा चिली का। पर्यटन मंत्रालय के वार्षिक प्रकाशन शीर्षक इंडिया टूरिज्म स्टेटिस्टिक्स
एट अ ग्लांस 2020 के अनुसार डोमेस्टिक टूरिज्म विजिट में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा। इसमें महाराष्ट्र कौन से स्थान पर रहा? तो पहली बात तो टूरिज्म जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है डोमेस्टिक टूरिज्म, डोमेस्टिक, और दूसरा कौन सा होता है? इंटरनेशनल टूरिज्म। यानी अगर कोई बंदा है, वो मान लीजिए महाराष्ट्र का बंदा है और वो कहाँ पे जाता है? गोवा में जाता है, घूमने के लिए जाता है, तो वो टूरिज्म की तरह, टूरिस्ट की तरह गया, और टूरिस्ट की तरह गया पर वो देश का ही था, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? डोमेस्टिक टूरिस्ट। और अगर मान लीजिए कोई अमेरिका का बंदा है और उसको गोवा घूमना है और वो गोवा में आता है, तो ये कौन सा है? इंटरनेशनल टूरिस्ट। ऐसे दो तरीके के टूरिस्ट मिलेंगे। तो इन दोनों में लिस्ट जारी करती है सरकार हर साल, और वो लिस्ट में क्या होता है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट आए, या फिर किस राज्य में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट ने विजिट किया। तो उस लिस्ट में अगर बात करें डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट में, तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा। तो महाराष्ट्र कौन से स्थान पर रहा? तो महाराष्ट्र 5वें स्थान पर है। आगे बात करते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने, सेम वही है, क्वेश्चन वही है, इंडिया टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2020, ये पर्यटन मंत्रालय इसको जारी करता है, ठीक है, के अनुसार विदेशी टूरिस्ट विजिट में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। इसमें महाराष्ट्र कौन से स्थान पर है? समझना, अगर मैं डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात करूं तो उसमें टॉप पे कौन रहा? यूपी। महाराष्ट्र कितने नंबर पे रहा? 5th नंबर पे। और अगर मैं इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करूं तो इंटरनेशनल टूरिज्म में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ पे आए? तमिलनाडु में। और महाराष्ट्र में, तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा। लगभग यहाँ पर 18% के लगभग टोटल टूरिस्ट जो भारत में आते हैं उसके 18% महाराष्ट्र में आए, और तमिलनाडु में तो 21% इतने टूरिस्ट आए जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं उनका। तो इसका आंसर है क्या? इसका आंसर है 2nd नंबर पे रहा महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास डैश सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच आयोजित किया गया। इंद्र रक्षा, तट रक्षा, देश रक्षा, सुरक्षा कवच। तो इसका आंसर है सुरक्षा कवच। महाराष्ट्र की जो पुलिस है और सेना, उन्होंने मिलकर एक अभ्यास किया, उसका नाम क्या है? सुरक्षा कवच। और वो कैसा अभ्यास था कि अगर मान लीजिए कोई अचानक से आतंकवादी हमला हो जाता है तो हम दोनों मिलके उससे कैसे डील करेंगे, क्योंकि आपको पता है जब मुंबई में हमला हुआ था तो बहुत सारी जो एजेंसियां थी उनके बीच कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। मुंबई पुलिस कुछ करे और सेना कुछ करे और बाकी और कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज कुछ और कर रही थी। तो इससे क्या होता है? टेररिस्ट लोगों को इनका फ़ायदा मिलता है। तो उसके बाद हमने उस बुरे इंसिडेंट से सीखा, और अब जो पुलिस है और जो सेना है वो पहले ही अभ्यास करती हैं कि कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, ताकि अगर मान लीजिए कोई हमला होता है तो उससे, इसमें मेनली इन्वॉल्व है यातायात पुलिस। यातायात पुलिस कहाँ की? महाराष्ट्र की। क्योंकि अगर मान लीजिए इस जगह पे आतंकवादी हमला हुआ और ये कोई बिजी सड़क है, बहुत ही बिजी सड़क है, तो यहाँ से अगर आप गाड़ी निकालेंगे तो आप किस तरह से उसको डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ तो आप लोगों को नहीं भेज सकते। तो इसके लिए ये अभ्यास किया गया और इसका नाम क्या है? सुरक्षा कवच। आगे है, ये जो अभ्यास है ये कहाँ पर किया गया? मुंबई, पुणे, नासिक या नागपुर? तो इसका आंसर है पुणे। वही है, सेम क्वेश्चन है, संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास सुरक्षा कवच सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है पुणे। इसके बाद में और इससे संबंधित कुछ डेटा है, वो डेटा भी देख लीजिए। संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो पहली बात तो उपरोक्त दोनों सत्य हैं, यानी ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट। अभ्यास का उद्देश्य किसी भी आतंकवादी हमले से मुकाबला करने के लिए सेना और पुलिस दोनों की कवायदों और प्रक्रियाओं का समन्वय करना था, यानी उनमें सही तरह से समन्वय होना चाहिए। अगर समन्वय नहीं हुआ, यानी एक कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली नहीं हुआ, तो जैसा मुंबई में ज़्यादा डैमेज कर पाए टेररिस्ट, इतने डैमेज वो आप नहीं कर सकते। महाराष्ट्र की यातायात पुलिस और कोर ऑफ मिलिट्री द्वारा संयुक्त रूप से पास की सड़कों पर यातायात नियंत्रण किया गया।
यानी ये प्रैक्टिस की गई कि भाई आसपास की सड़कों का जो यातायात है आप उसको कैसे नियंत्रित करेंगे, क्योंकि अचानक आतंकवादी हमला हो गया तो वो तो नियंत्रित आपको करना होगा ना, तभी आप अभियान भी चला पाएंगे, वहां तक लोगों को पहुंचने से भी रोक पाएंगे। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित डैश का परीक्षण किया है। तो इसका आंसर है क्या, लेजर गाइडेड, और इसका पूरा नाम है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ATGM, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया, ठीक है। और ये कहाँ पे किया गया, इसके बारे में अगला एमसीक्यू है। इसका परीक्षण कहाँ किया गया, तो इसका आंसर होगा क्या, अहमदनगर, जो हमारे महाराष्ट्र का एक जिला है। डीआरडीओ मीन्स रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से, यानी हमारे देश में ही विकसित हुआ लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का परीक्षण अहमदनगर में किया है। और आगे बढ़ते हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इसके बारे में कौन सा तथ्य सही है। पहली बात तो आपको ब्रह्मोस के बारे में पता होना चाहिए, सुपरसोनिक के बारे में पता होना चाहिए। तो समझिए, एक होता है सबसोनिक, एक होता है सुपरसोनिक, और एक होता है हाइपरसोनिक। तो अगर स्पीड, मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट है, आपने सुना होगा कि एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था, वो गिर गया या उसने हमला किया। तो सबसोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक क्या होता है, हाइपरसोनिक क्या होता है, वो सिंपल है। क्या, सबसोनिक का मतलब होता है कि अगर उसकी स्पीड 1 मैक से कम है, 1 मैक से कम है। अब ये 1 मैक क्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सबसोनिक। 1 मैक क्या होता है, वो होता है जो ध्वनि की स्पीड होती है उसके बराबर, यानी लगभग ध्वनि की स्पीड इतनी मानी जाती है 340 मीटर पर सेकेंड। हालांकि ये फ्लक्चुएट होती, कम ज़्यादा होती रहती मीडियम के साथ, बट रफली इतना माना जाता है 340 मीटर पर सेकेंड। अगर मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट है या कोई मिसाइल है, उसकी स्पीड इतनी है 340 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी स्पीड कितनी मानी जाएगी, 1 मैक। तो सबसोनिक जो होगा उसकी स्पीड कितनी होगी, ध्वनि की स्पीड से कम होगी, यानी लगभग इतनी होती 0.8 या 0.7 मैक। मैक का मतलब क्या, 1 मैक क्या हो जाएगा, 340 अगर है तो 1 मैक होगा, उससे कम तो उसको बोलेंगे सबसोनिक। सुपरसोनिक क्या, 340 से ज़्यादा यानी 1 मैक से ज़्यादा, तो उसको बोला जाता है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक मीन्स क्या होता है, इफ़ द स्पीड ऑफ एनी एयरक्राफ्ट या फिर मिसाइल इज़ ग्रेटर देन, वो ज़्यादा है किससे, 1 मैक से ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सुपरसोनिक। और ये कहाँ तक, लगभग 3 से 4 मैक तक है तो उसको सुपरसोनिक बोलेंगे। बट अगर 3 से 4 मैक यानी 4 मैक से भी ज़्यादा हो गया तो फिर उसको बोला जाता है हाइपरसोनिक। तो ये हुआ सबसोनिक, ये है सुपरसोनिक, ये है हाइपरसोनिक। अगर 1 से कम, 1 मैक से कम तो सबसोनिक, 1 मैक से ज़्यादा तो सुपरसोनिक, और 1 मैक छोड़ो 4 से 5 मैक से भी ज़्यादा हो जाए तो उसको बोल देंगे हाइपरसोनिक। तो ऐसा हमने क्या लॉन्च किया है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस लॉन्च किया। अब ये ब्रह्मोस क्या है, पहले भी आपने बहुत नाम सुना होगा, फिर आपने सोचा कि ये तो पहले भी लॉन्च हो चुका है तो फिर इसमें नया क्या, तो नए नए उसमें क्या किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं परिस्थिति के हिसाब से। समुद्र में फेंकना है यानी पानी में फेंकना है तो उसमें वैसा परिवर्तन करेंगे, ज़मीन पे मारना है तो वैसा परिवर्तन करेंगे, ठीक है। तो ब्रह्मोस का आपको मालूम होना चाहिए, ये ब्रह्मपुत्रा नदी और मास्को नदी जो किसकी है, ये भारत की है और ये रशिया की है, ये दोनों नदी को मिला के इसका नाम रखा गया ब्रह्मोस, मास्को और ब्रह्मपुत्रा। और ये भारत और रशिया ने दोनों ने मिल के इसको डेवलप किया था, भारत और रशिया, रूस ने मिल के इसको डेवलप किया, इसीलिए इसका नाम रखा गया ब्रह्मोस। अब इसके बारे में जो न्यूज़ है वो देख लीजिए। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का, ये सुपरसोनिक है, भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया, इसके बारे में कौन सा तथ्य सही, तो इसे INS चेन्नई से अरब सागर में लॉन्च किया गया। देखो चेन्नई कहाँ पे और अरब सागर किधर है, यहाँ पे देखो, ये है, इधर मिलेगा आपको चेन्नई साउथ में इस पार्ट, और यहाँ पे अगर देखेंगे इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, इधर आपको मिलेगा क्या,
अरब सागर। तो यहाँ से इसको लॉन्च किया है आईएनएस चेन्नई से। अब आप सोच रहे होंगे कि चेन्नई जगह की बात कर रहे हैं क्या आप? जी नहीं, ये तो मैंने आपको बताई सिर्फ प्लेस। आईएनएस चेन्नई ही है, यहाँ से आपने लॉन्च किया। कहाँ पे? अरब सागर में। और इसका निर्माण कहाँ पे हुआ है आईएनएस चेन्नई? मुंबई के मझगांव में इसका निर्माण किया गया। किसका? इस मिसाइल का नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल का नहीं, आईएनएस चेन्नई का। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है तथा अधिकतम वेग 2.8 मैक है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं, यानी ये भी सत्य है, ये भी सत्य है और ये भी तीनों ही सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट में वेटलैंड के 2 नई प्रजातियों के पौधों की खोज की। ये किस राज्य में पाए गए? तो इसका आंसर है किसमें? उपरोक्त दोनों में, महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों में। आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? पुणे में है। ठीक है, पश्चिमी घाट आपको मालूम होना चाहिए, ये है हमारा भारत का दक्षिणी हिस्सा, और यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। इसका एक और नाम है सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री, ये भी इसका एक नाम है। इसमें पौधों की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई वेटलैंड के। वेटलैंड मीन्स क्या? जहाँ पे पानी होता है बहुत, उसको बोलते हैं वेटलैंड, और कीचड़ भी होता है। जैसे दलदल भी बना रहता है, ये दलदल भी है, पानी भी है, और फिर यहाँ पे और कोई पेड़ पौधे उग गए, यानी एक तरीके से कीचड़ है, कीचड़ में फिर पेड़ पौधे हैं, फिर थोड़ी सी जगह हो गई, फिर कीचड़ हो गया। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पानी भरा है तो पानी भरा है, इसको बोला जाता है वेटलैंड। ठीक है, तो ऐसे 2 नई प्रजातियों की खोज की गई पश्चिमी घाट में, वेटलैंड के 2, और वो कौन से 2 राज्य हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक में। उनके नाम भी बताए गए हैं, वो नाम भी आपको याद करना है। आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इसके संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो सिंपल सी बात है, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में पाई जाने वाली इस प्रजाति का नाम एरियोक्यूलोन परविसिफॉलम रखा गया है। एक तो ये है, और ये जगह का नाम भी आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में। ये आपका जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो चैप्टर है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सिंधुदुर्ग में पाई जाने वाली इस प्रजाति का नाम एरियोक्यूलोन परविसिफॉलम रखा गया। और कर्नाटक में, कुमाता कर्नाटक में पाई जाने वाली प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? एरिकोकोलन करावलेंस रखा गया। ये आपको याद रह जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट हाँ, इसको आपको याद रखना है, इसको आपको भूलना नहीं है। सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में खोजी गई है नई प्रजाति। इसका आंसर है उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और दूसरा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दोनों आपको याद रखना है। जूलॉजिकल किसका, कौन सी प्रजाति खोजेगा ये अगर बात करेगा तो जीव जंतु, और बॉटनिकल क्या करेगा? पेड़ पौधे खोजेगा। ने भारत में 544 नई प्रजातियों की खोज की पुस्तक जारी की। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो देखिए, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा एरिया है, तो उसमें कुछ न कुछ नई प्रजातियां आपको बार बार मिलती रहेंगी। तो रोज़ तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता नहीं सकते कि कौन सी प्रजाति आज हमने खोज ली और ये हो गया। तो इसके लिए क्या, उसकी पुस्तक जारी कर देती। कौन? ये दोनों, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्या करेगा? जीव जंतु की नई प्रजाति, और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये प्लांट की नई प्रजाति के बारे में बताएगा। तो इसकी पुस्तक जारी की उन्होंने, 544 नई प्रजातियों की खोज की गई। और इसके संबंध में पहला, सर्वाधिक प्रजाति केरल में खोजी गई है, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र सरकार इस सूची में दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र में भी बहुत सारी प्रजातियां खोजी गई है। उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं, यानी इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त दोनों सत्य हैं। सबसे ज़्यादा प्रजाति केरल में, उसके बाद सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र। जारी किसने की है? ZSI मीन्स जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और BSI मीन्स बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। शोधकर्ताओं की टीम सुशांत मोरे, हर्षल फेबियो भोसले ने फूलों की एक नई प्रजाति की खोज सह्याद्री में स्थित राजगढ़ किले में की है। इस पौधे का नाम क्या रखा गया? शोधकर्ताओं की एक टीम है, और ये जो हैं इसमें से हर्षल भोसले जी, ये कहाँ पे काम करते हैं? ये बॉम्बे
हिस्टोरिकल नेचुरल सोसाइटी में काम करते हैं। ठीक है, बॉम्बे हिस्टोरिकल नेचुरल सोसाइटी, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया। उसमें ये काम करते हैं। इनकी टीम ने क्या खोजा है, तो इसका आंसर होगा उन्होंने ये खोजा है इचिनोपस सह्याद्रिकस, या सामान्य भाषा में जिसको बोला जाता है सह्याद्री ग्लोबथिल्स। सह्याद्री ग्लोबथिल्स ये एक पौधा खोजा है। इसके बारे में और डेटा दिया है। तो वो डेटा ये है कि ये बहुत ही कम मात्रा में अभी बचे हैं, एंडेंजर्ड है बहुत ज़्यादा, इनकी स्पीसीज अब बची नहीं है। ये ज़्यादातर ऊंचे जो पहाड़ होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट पे देखने को मिलते हैं। इनके फूल बहुत छोटे होते हैं, इसलिए जल्दी से दिखाई नहीं देते, नज़र में नहीं आते। बट हाँ, इनकी प्रजाति एंडेंजर्ड मानी गई है। इसका नाम है सह्याद्री ग्लोबथिल्स, ये सामान्य नाम है। और अगर वैज्ञानिक नाम याद रखना है तो ये क्या है, इचिनोपस सह्याद्रिकस, ये इसका नाम है। याद कर पाए तो ठीक है, नहीं तो ये तो आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय निशानेबाज शाहू तुषार माने ने शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में डैश पदक जीता। तो ये जो शाहू तुषार माने हैं ये कहाँ से हैं, ये हमारे महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र के हैं। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो इसका आंसर है रजत पदक जीता है। किसमें, इंटरनेशनल एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में। और ये स्पर्धा कहाँ पे आयोजित की गई थी, बांग्लादेश में। ये जो स्टेडियम का नाम है ये बांग्लादेश में शेख रसेल इंटरनेशनल स्टेडियम है इसका नाम एक्चुअली। वहाँ पे एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में इन्होंने ये पदक जीता है, रजत पदक। और आगे बात करते हैं। वयोवृद्ध मराठी अभिनेता और निर्माता अविनाश खशीकर का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ठाणे में निधन हुआ। उन्होंने किस फिल्म से शुरुआत की थी, इनके बारे में ज़्यादा डेटा अपने पास अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इनका नाम अविनाश खशीकर। और दूसरा, इन्होंने पहली फिल्म कौन सी की थी, तो वो है बंदीवान मी या संसारी। बंदीवान मी या संसारी ये फिल्म की थी। नवरा बायको गलत है, माझे दुख भी गलत है, ये भी सब गलत है। इसका आंसर होगा क्या, इनका अभी अभी हाल ही में ठाणे में निधन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, अच्छा ये इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भानु ऐथैया का नाम आपने पहले भी सुना होगा, भानु ऐथैया बोलो या अथैया बोलो। इन्होंने भारत से पहला ऑस्कर जीतने वाली ये महिला थी। काफ़ी दिनों तक ये जीवित रही, यानी काफ़ी लंबी उम्र तक ये रही। इनकी एज 91 वर्ष हुई, उसके बाद इनकी मौत हुई। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैंने लिखा है, देखिए। उनका जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। उन्हें रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित फिल्म गांधी के लिए 1983 में सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइनर के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। फिल्म का नाम क्या था, गांधी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है और अभी अभी इनकी डेथ हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। जन्म कहाँ पे हुआ, सोलापुर में। ठीक, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।